हेलो क्लास 9, आपका जो चैप्टर 5 है एक्सप्लोरेशन बुक का, उसकी आज हम यहां पर बैक एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। यानी जितने भी सॉल्यूशंस हैं उन्हें तो देखेंगे ही, साथ में जो की पॉइंट्स है वो भी मैं आपको रिवाइज करवाता चलूंगा, ताकि अगर इनको घुमाकर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी आपका गलत ना हो। वन शॉट वीडियो हमने अपलोड कर दी थी, अगर आप नॉर्मली भी सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर वन शॉट वीडियो चैप्टर 5 सीबीएसई इनसाइडर चैनल के नाम के साथ, तो आपको वो मिल जाएगी। अदरवाइज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहां पर हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स आर करेक्टली क्लासिफाइड एज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो यहां पर हमें यही बताना है कि कौन से मिक्सचर जो है होमोजीनियस है और कौन से हमारे हेट्रोजीनियस है। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं HM का मतलब है होमोजीनियस, HT का मतलब है हेट्रोजीनियस। मैं सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा, सभी के बारे में बता दूंगा। जैसे अगर मैं बात करूं एयर की, एयर जो है वो होती है होमोजीनियस। जैसे अगर आप एयर की कंपोजिशन भी देखेंगे तो उसके अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिक्स्ड कंपोजिशन उसके अंदर देखने को मिलेगी, और यहां पर एयर जो है वो होती है होमोजीनियस। देन यहां पर आता है मिल्क। मिल्क के बारे में हमने काफी सारी चीजें जो है पढ़ी थी। मिल्क क्या है, हमारा क्लोइड है, और क्लोइड कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। तो यहां पर मिल्क क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा हेट्रोजीनियस। देन बात अगर हम करें शुगर सोल्यूशन की, शुगर सोल्यूशन, यहां पर शुगर सोल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस होता है। क्योंकि हमें पता है कि जब हम शुगर को वाटर के अंदर डालते हैं तो शुगर अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है, वहां पर सिंगल फेज देखने को मिलता है, इसी वजह से शुगर सोल्यूशन क्या है, होमोजीनियस है। देन अगर हम बात करें स्मोक की, तो स्मोक के अंदर पार्टिकल्स जो है थोड़े से बड़े रहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जहां पर भी स्मोक होती है वहां पर टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखने को मिलती है। यही रीजन है कि जब धुआं हो जाता है तो वहां का एटमॉस्फेयर जो है क्लाउडी देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं। अगर स्मोक की वजह से लाइट जो है स्कैटर हो रही है पार्टिकल्स की वजह से, ये होमोजीनियस तो हो नहीं सकते, क्योंकि जो होमोजीनियस पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करते, टिंडल इफेक्ट उनके अंदर नहीं होता। दैट मींस स्मोक क्या है, स्मोक है हेट्रोजीनियस। देन हम यहां पर ब्रास की बात करते हैं। ब्रास होता है एलॉय, और जितने भी एलॉय हैं वो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस नहीं होते। देन अगर मैं बात करूं फॉग की, तो फॉग भी हमारी हेट्रोजीनियस होती है। देन हमारे पास में आ गया विनेगर। विनेगर, वन शॉट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि विनेगर क्या होता है। विनेगर का मतलब है 5% एसिटिक एसिड सोल्यूशन। एग्जांपल भी हमने देखी थी इसकी, सल्यूट और सॉल्वेंट की, यानी कि विनेगर होता है होमोजीनियस मिक्सचर। देन हमारे पास में आ गया मडी वाटर। मडी वाटर हमने देखा था कि कैसे उसके अंदर मड को हम सेपरेट करते हैं कोएगुलेशन की मदद से, और मडी वाटर को सेपरेट करने की जो टेक्निक थी कोएगुलेशन, वो चैप्टर के अंदर दी गई थी सस्पेंशन वाले पार्ट में। यानी कि मडी वाटर क्या होता है, सस्पेंशन होता है। अभी सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनियस होता है, कलॉइड और सस्पेंशन क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। तो यहां पर मडी वाटर क्या होगा, मडी वाटर होगा हेट्रोजीनियस। देन हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट की। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बने थे, आपने देखा था कि क्रिस्टलाइजेशन के अंदर उसके क्रिस्टल्स बने थे। और क्रिस्टल्स कब बनते हैं, क्रिस्टल्स बनते हैं जब प्योर सल्यूट होता है। सल्यूट हमें अलग करना है, और सल्यूट हमें देखने को मिलता है होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर। तो कॉपर सल्फेट जो है वो होता है होमोजीनियस। अगर आप मेरी वन शॉट वीडियो देख लेंगे ना तो आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर ये चीजें बहुत आसान लगेंगी। देन सॉल्ट सॉल्यूशन, ये भी हमारा होमोजीनियस होता है। जैसे वाटर के अंदर शुगर घुल जाती है, कोई फेज नहीं दिखता, इक्वली घुल जाती है, वैसे ही सॉल्ट घुल जाता है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन भी होमोजीनियस होता है। मिल्क हमने कवर कर लिया है, मिल्क होता है हेट्रोजीनियस। ब्रॉन्ज जो है, ब्रॉन्ज है एलॉय, और जितने भी एलॉय हैं वो होते हैं हमारे होमोजीनियस। मडी वाटर मैंने अभी आपको बताया हेट्रोजीनियस होती है। मिल्क हमारा हेट्रोजीनियस होता है। ब्लड हमारा क्लोइड होता है, और क्लोइड हमारे क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। और ब्रास हमारा एलॉय है, और जितने भी एलॉय है वो होमोजीनियस होते हैं। हमें यहां पर करेक्ट ऑप्शन बतानी थी, तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहां पर जितनी भी चीजें लिखी हैं वो करेक्ट लिखी हैं। मैंने आपको सभी ऑप्शंस का बता दिया है, क्योंकि अगर इसी क्वेश्चन से मुझे फ्रेम करने हो और क्वेश्चंस, तो मैं 4-5 क्वेश्चन और फ्रेम कर सकता हूं।
तो यहां पर सिर्फ आंसर के ऊपर फोकस नहीं करना है, सारी चीजों का हमें यहां पर पता होना चाहिए। देन हम यहां पर आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर द करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑप्शंस। विच अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर शो द टिंडल इफेक्ट। अभी देखो, टिंडल इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा कहां पर? टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा कलॉइड के अंदर और सस्पेंशन के अंदर, और हाई क्वालिटी टिंडल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है कलॉइड के अंदर। टिंडल इफेक्ट दिखने का रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि जो हमारे सोल्यूशन होते हैं, ट्रू सोल्यूशन होते हैं, उसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स का साइज तो होता है छोटा, पर कलॉइड के अंदर जो पार्टिकल साइज होता है वो होता है मॉडरेट। तो यहां पर ये पार्टिकल इतने ज्यादा छोटे भी नहीं होते कि लाइट को स्कैटर ना कर पाए, और इतने हैवी भी नहीं होते कि नीचे बैठ जाए। इस वजह से यहां पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है, इस वजह से टिंडल इफेक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। सस्पेंशन में पार्टिकल साइज होता है लार्ज, और यहां पर भी टिंडल इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। अभी हमारा जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर शो द टिंडल इफेक्ट। यहां पर देखिए, एयर एंड डस्ट पार्टिकल्स, एयर एंड डस्ट पार्टिकल्स तो टिंडल इफेक्ट दिखाते ही दिखाते हैं। इसी वजह से जब आप देखेंगे कि रूम के अंदर लाइट आ रही है किसी सोर्स से, तो आपको पाथ लाइट का विजिबल होता है। पूरा कंसेप्ट मैंने वन शॉट वीडियो के अंदर आपको समझाया था। होता क्या है कि हम वही ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं जब लाइट स्कैटर होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। जैसे मान लीजिए इस रूम के अंदर मेरा मोबाइल फोन है, ठीक है, मोबाइल फोन के ऊपर लाइट पड़ी, मोबाइल फोन ने यहां पर लाइट रिफ्लेक्ट की और फिर वो मेरी आंखों तक पहुंची। इसी तरह से यहां पर हवा के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये लाइट को करते हैं स्कैटर, रिफ्लेक्ट, और ये रिफ्लेक्ट जब होती है तो ये मेरी आंखों तक पहुंचती है, तब मैं यहां पर इस पाथ को देख पाता हूं। ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं, तो यहां पर तो टिंडल इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। दूसरी चीज, कॉपर सल्फेट एंड वाटर। अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बताया कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस, होमोजीनियस, और जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वहां पर टिंडल इफेक्ट दिखता ही नहीं है, तो यहां पर ये आंसर ही नहीं हो सकता। अगर आपको ये चीज क्लियर है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं और क्रिस्टल बनते हैं होमोजीनियस मिक्सचर के, और आपको पता है कि टिंडल इफेक्ट होमोजीनियस मिक्सचर में नहीं होता, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट आपकी हो जाएगी। देन स्टार्च एंड वाटर, तो यहां पर स्टार्च एंड वाटर का मिक्सचर भी होता है कलॉइड का, और कलॉइड के अंदर टिंडल इफेक्ट दिखता है। देन एसीटोन एंड वाटर, याद कीजिए वन शॉट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था एक प्रोसेस जिसका नाम था डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस किसका था? जब दो लिक्विड आपस में मिक्स हो जाते हैं, जब दो लिक्विड आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं मिसिबल। ये चीज मैंने आपको बताई थी, और यहां पर मैंने आपको यह भी क्लियर किया था कि ये जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है ये होता है होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। तो अगर आपको एग्जांपल याद है कि एसीटोन एंड वाटर को हमने सेपरेट किया था क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 56, वाटर का होता है 100, और इसका प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन का, और डिस्टिलेशन का प्रोसेस हम यूज करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। तो आप यहां पर इजीली बता सकते हैं कि इसके अंदर टिंडल इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एसीटोन एंड वाटर का मिक्सचर जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। देन हम यहां पर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहां पर चलेंगे। यह चीज मैंने क्लियरली आपको बता दी थी, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कलॉइड का डिफरेंस। यहां पर क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है, आपको फिट इन करना है इन प्रॉपर्टीज को कि यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी जो है किसकी है। कर लेते हैं। सबसे पहले है लार्ज साइज पार्टिकल्स। तो देखो, लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं हमारे सस्पेंशन के। देन स्मॉल साइज पार्टिकल्स ये होते हैं सॉल्यूशन के। इसी वजह से यहां पर टिंडल इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता, पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, लाइट स्कैटर नहीं कर पाते। देन मॉडरेट साइज पार्टिकल्स यहां पर ये होते हैं कलॉइड के अंदर। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, सेटल्स डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड मोर देन 1000 नैनोमीटर इन डायमीटर। देखो 1000 नैनोमीटर से बड़ा साइज पार्टिकल होता है सस्पेंशन में, और सस्पेंशन के अंदर ही होता है कि चीजें सेटल डाउन हो जाती है।
तो यहां पर ये भी किसके अंदर आएगा, सस्पेंशन के अंदर आएगा। डजंट सेटल डाउन, ठीक है, जो कभी भी सेटल डाउन नहीं करता वो हमारा होता है सोल्यूशन। स्कैटर्स लाइट, सेपरेट्स बाय फिल्ट्रेशन। सबसे पहले देखते हैं स्कैटर्स लाइट। देखो लाइट जो है स्कैटर वो कोलॉइड भी करता है और सस्पेंशन भी करता है, दोनों के अंदर ही हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। सेपरेट्स बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट जो है सिर्फ सस्पेंशन होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज जो है बड़ा होता है, तो जब हम फिल्टर करेंगे, फिल्टर पेपर लगाएंगे, तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स है वो अलग हो जाएंगे और फिल्ट्रेशन का कोई भी इंपैक्ट नहीं आता, ना ही सोल्यूशन पर और ना ही कोलॉइड पर। ट्रांसपेरेंट सॉल्ट सोल्यूशन, देन यहां पर एग्जांपल्स दी हुई है। ट्रांसपेरेंट कौन सा होता है आपको पता है, यहां पर जो सोल्यूशन है हमारा, जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो होता है ट्रांसपेरेंट। सॉल्ट सोल्यूशन किसकी एग्जांपल है, सॉल्ट सोल्यूशन एग्जांपल है ट्रू सोल्यूशन की। देन हमारे पास में मिल्क है, मिल्क एग्जांपल है किसकी, कोलॉइड की। देन हमारे पास में है सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर एग्जांपल है सस्पेंशन की। देन हम यहां पर देखते हैं स्मोक, स्मोक किसकी एग्जांपल है, स्मोक एग्जांपल है हमारी कोलॉइड की। देन हम देखेंगे अगर यहां पर हमारे पास में है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, मड बटर ब्रास। काफी सिंपल है यार, ब्रास क्या है, एलॉय है, हमने पढ़ा हुआ है। बटर हमने देखा था इमल्शन है, इमल्शन जो है वो कोलॉइड के अंदर आएगी। बटर जो है ये होती है इमल्शन, चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, उसकी एग्जांपल थी। देन हमारे पास में है मड, मड है मिट्टी, वो आएगी सस्पेंशन में। तो यहां पर इन सारी चीजों को आपने देख लेना है एक बार, ऑलरेडी हमने यहां पर ये चीजें कवर की हुई हैं। देन हम यहां पर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है अ केक रेसिपी यूजेस ड्राई इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, नेमली 75 ग्राम ऑफ शुगर फॉर 420 ग्राम ऑफ ऑल पर्पस फ्लोर एंड 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी इसके अंदर तीन चीजें हैं, आटा है, शुगर है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और हम बना रहे हैं केक। हमें यहां पर कंसेंट्रेशन निकालनी है तीनों ही कंपोनेंट की, तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले टोटल वैल्यू निकाल लीजिए। सबसे पहले आप यहां पर टोटल वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि जब भी हमें कंपोजिशन निकालनी है तो आपको पता है डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा सॉल्यूशन का जो टोटल वैल्यू होता है वो। तो यहां पर हमारे पास में 75 ग्राम शुगर है, 420 ग्राम आटा है एंड 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो यहां पर टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा 500 ग्राम। अभी हमें यहां पर तीनों ही कंपोनेंट्स की कंसेंट्रेशन निकालनी है, तो यहां पर कैसे निकालेंगे, शुगर की हो जाएगी 75/500 इंटू 100, फ्लोर की हो जाएगी 420 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हो जाएगी 5/500 इंटू 100। तो यहां पर आप सॉल्व करेंगे तो 15% आएगा आंसर शुगर का, 84% आएगा फ्लोर का एंड 1% आएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ये चीज आपको यहां पर क्लियर है। देन हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है अब ब्रास अलॉय, एलॉय आपको पता है या तो दो मेटल से मिलकर बनता है, दो से अधिक मेटल से मिलकर बनता है, या फिर मेटल और नॉन मेटल को मिलाकर बनता है एलॉय, और एलॉय हमेशा ही होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब ब्रास एलॉय कंटेन्स 70% कॉपर बाय मास, कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ कॉपर एंड जिंक प्रेजेंट इन 120 ग्राम ऑफ ब्रास। यानी कि हमारे पास में ब्रास की टोटल वैल्यू कितनी है, 120 ग्राम है। अभी इसके अंदर 70% जो है कॉपर है, अगर 70% कॉपर है तो 70% ऑफ 120 कितना हो जाएगा, आप यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 84। यानी कि इसके अंदर 84 ग्राम जो है वो क्या है, कॉपर है। अगर 84 ग्राम जो है कॉपर है तो रिमेनिंग कितना हो गया, 120 माइनस 84, यानी 36 ग्राम इसके अंदर क्या होगा, जिंक होगा। तो कुछ इस तरह से यहां पर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं काफी इजीली। काफी सिंपल क्वेश्चन था। टोटल मास जो है 120 ग्राम है, अगर हमें पता है कि 70 ग्राम उसके अंदर कॉपर है तो 70% कितना होता है, 70% ऑफ 120 इज 84 ग्राम। 120 में से 84 जो है कॉपर है, देन रिमेनिंग क्या है, जिंक है, और जिंक का आंसर आ जाएगा 36 ग्राम। देन हम चलेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, लेबल ऑन अ कुकिंग ऑयल पैक सेज 1 लीटर 910 ग्राम
If this soil is mixed with water, will it form a separate layer? If so, which substance will be on top? How will you separate the two layers? Also draw the diagram of the apparatus used. तो यहां पर आपको डायग्राम भी बताना है। देखो, मैंने आपको बताया था कि दो इमिसिबल लिक्विड जो होते हैं, इमिसिबल का मतलब होता है जो आपस में डिसॉल्व नहीं होते, उन्हें सेपरेट किया जाता है सेपरेट फनल के थ्रू। और जब हम सेपरेट फनल के अंदर डालते हैं तो जिसकी डेंसिटी होती है ज्यादा वो नीचे की तरफ बैठ जाता है, और जिसकी डेंसिटी होती है कम उसकी एक लेयर ऊपर की तरफ चली जाती है। यानी यहां पर जब ऑयल और वाटर को हम मिक्स करेंगे तो सेपरेट फनल के अंदर जब डालेंगे तो यहां पर ऑयल की डेंसिटी होती है कम और वाटर की डेंसिटी होती है ज्यादा। समझाता हूं कैसे। यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर एक चीज लिखी गई है, द लेबल ऑन कुकिंग ऑयल पैक सेज 1 लीटर 910 ग्राम। यानी यहां पर मास कितना है, 910 ग्राम है। एंड वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है हमारे पास में 1 लीटर। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। लेकिन अगर मैं इसी तरह से वाटर का देखूंगा तो वाटर के केस में क्या होता है, 1 ml बराबर होता है लगभग 1 ग्राम के। इसी वजह से जब आप डेंसिटी निकालेंगे तो यहां पर वाटर का मास जो है 1000 ग्राम होगा और वाटर का वॉल्यूम होगा 1 लीटर। तो जब आप डेंसिटी निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ऑयल की डेंसिटी कम आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों केस में जो है सेम है। डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से न्यूमिनेटर जिसका बड़ा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहां पर डेंसिटी जो है वो हमारे वाटर की ज्यादा होती है, किससे, ऑयल से। इसी वजह से आप यहां पर देखेंगे जब हम सेपरेटिंग फनल के अंदर डालेंगे वाटर जो है नीचे बैठ जाएगा और ऑयल हमें ऊपर देखने को मिलेगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है। मैं यहां पर आपको बता देता हूं, अगर डायग्राम इसके अंदर ऑलरेडी मेंशन है तो ये डिस्टिलेशन का डायग्राम है। देखिए डायग्राम आपका क्या था, कुछ इस तरह का था कि हमारे पास में ना सेपरेटिंग फनल होता है। जो फनल होता है ना उसके नीचे की तरफ आपके कॉर्क लगा होता है। तो यहां पर जब इसके अंदर आप डालेंगे दोनों ही चीजें तो वाटर जो है नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाएगा और जो आपका ऑयल है वो ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाएगा। और नीचे लगा होता है बीकर और यहां पर लगा होता है कॉर्क। इसको हम धीरे धीरे खोलते हैं, धीरे धीरे खोलते हैं तो ये इमिसिबल लिक्विड होते हैं, वैसे ही आपस में डिसॉल्व नहीं होते, तो नीचे वाटर जो है इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान में रखना ये होता क्यों है, इस वजह से होता है क्योंकि ऑयल की डेंसिटी जो है वो कम रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट। देन हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सॉल्यूशंस डू नॉट एग्जिबिट द टिंडल इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है। सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस होते हैं, उनका जो पार्टिकल साइज होता है वो काफी ज्यादा छोटा होता है और वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, इसी वजह से वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। रीजन, द पार्टिकल्स इन सॉल्यूशंस आर लार्जर देन 100 नैनोमीटर। गलत चीज है भाई। सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। तो यहां पर असर्शन जो है ट्रू है बट रीजन जो है आपका फॉल्स है। तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स होंगे उनका साइज जो है 1 नैनोमीटर से भी कम होता है और यहां पर ये काफी छोटे होते हैं और लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। सिंपल है। देन हम यहां पर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि ये हमारे मिक्सचर है, हमें बताना है कि मेथड ऑफ सेपरेशन हम यहां पर क्या यूज करेंगे और हमने उसको सिलेक्ट क्यों किया। यानी कि ये पूरे चैप्टर का क्रक्स है, आपके पूरे चैप्टर का क्रक्स। सबसे पहले मड फ्रॉम मडी वाटर, ये क्या थी, ये थी सस्पेंशन। सस्पेंशन आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि एलम ऐड करते हैं, फिटकरी ऐड करते हैं और यहां पर प्रोसेस होता है कौन सा, कोएगुलेशन का। कोएगुलेशन का जो प्रोसेस हो जाता है तो उसकी वजह से मड जो है नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठता है किसकी वजह से, वो बैठता है सेडिमेंटेशन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। ये चीज मैंने आपको यहां पर समझाई थी। और जब ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाता है तो हमारे पास में दो ऑप्शन होती है, या तो हम उस पानी को फिल्टर कर ले या डीकेंटेशन कर ले।
डीकैंटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे यहां पर हमारे पास में बीकर है, हमने उसके अंदर फिटकरी डाली, फिटकरी डालने से जितना भी मड है वो इकट्ठा कोएगुलेट हो गया और यहां पर इकट्ठा हो गया मड, और इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पानी होता है। डीकैंटेशन का मतलब होता है कि हम यहां पर एक और बीकर लेंगे, इसे हल्का सा टिल्ट करेंगे और यहां पर दूसरे बीकर में पानी जो है भरना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऊपर वाला पानी जो है यहां पर साफ होगा। तो ध्यान देना, मेथड ऑफ सेपरेशन क्या है, कोएगुलेशन का जो प्रोसेस है यहां पर वो हेल्प करता है, और फिर सेडिमेंटेशन और डीकैंटेशन की मदद से हम यहां पर मड को मडी वाटर से अलग कर देते हैं। देन हमारे पास में प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड, प्लाज्मा को ब्लड से अलग कैसे करते हैं, आपको मैंने बताया था सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर जब सर्कुलर मोशन होता है, तेजी से कोई चीज घूमती है तो फोर्स लगती है बाहर की तरफ। जब फोर्स बाहर की तरफ लगती है तो जिसका वेट ज्यादा होता है वो पहले बाहर की तरफ आ जाता है और वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि जब ब्लड जो है उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन होती है तो रेड ब्लड सेल जो है सबसे नीचे आपको देखने को मिलेंगे और प्लाज्मा सबसे ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनका वेट ज्यादा होता है, उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगती है, वो पहले बाहर निकल आते हैं। तो ब्लड के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है वेट। वेट क्या होता है, मास। देखो डेंसिटी भी वही चीज है, बट यहां पर जो एक्यूरेट चीज अगर लिखनी हो तो आप कहेंगे कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये मास के ऊपर डिपेंड करती है। वैसे डेंसिटी का फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ही होता है, लेकिन यहां पर मास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। देन हमारे पास में है नेप्थलीन एंड सैंड। देखो सैंड में से हमने कैम्फर भी अलग किया था, उसी तरह से नेप्थलीन है। नेप्थलीन और कैम्फर की प्रॉपर्टी होती है कि जब इन्हें हम हीट करते हैं तो ये सीधा सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाए बिना गैसीय स्टेट के अंदर चले जाते हैं, वेपर बना देते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। देन चॉक पाउडर और सॉल्ट को अगर हमें अलग करना है तो चॉक पाउडर जो है इसके पार्टिकल का साइज होता है बड़ा, और सॉल्ट जो है ये वाटर के साथ में डिसॉल्व हो जाता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर इन्हें सेपरेट करना है तो हम सबसे पहले वाटर के अंदर दोनों चीजें डाल देंगे। दोनों चीजें डालने से क्या होगा, सॉल्ट वाटर के अंदर घुल जाएगा, पर चॉक पाउडर जो है वाटर के अंदर नहीं घुलेगा। जब ऐसा हो जाएगा तो हम यहां पर फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने से वाटर और सॉल्ट का सोल्यूशन हो जाएगा अलग, चॉक का सोल्यूशन जो है हो जाएगा, चॉक पाउडर जो है वो हो जाएगा अलग। अभी वाटर और सॉल्ट उसको अलग करना है, उसको अलग करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है इवेपोरेशन। अगर इवेपोरेशन होती जाएगी तो वाटर सॉल्वेंट आपका वैसे ही गायब हो जाएगा और आपके पास में लास्ट में सॉल्ट बच जाएगा। तो फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन का प्रोसेस यहां पर यूज होगा। देन कॉमन सॉल्ट एंड वाटर, अगर हमें वाटर सॉल्वेंट भी चाहिए देन हम यहां पर डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज कर सकते हैं। मैंने आपको समझाया था कि डिस्टिलेशन का प्रोसेस इसी वजह से यूज किया जाता है क्योंकि इवेपोरेशन के अंदर पानी इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट हो गया, वो पानी हमें नहीं मिला, सॉल्वेंट हमें नहीं मिला, हमें मिलता है सिर्फ सल्यूट। इवेपोरेशन के केस में अगर हमें सॉल्वेंट भी चाहिए सल्यूट भी चाहिए देन हम यहां पर प्रोसेस फॉलो करेंगे डिस्टिलेशन का। तो यहां पर दोनों ही प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं अगर हमें कॉमन सॉल्ट और वाटर को अलग अलग करना है। देन ऑयल फ्रॉम वाटर, ऑयल फ्रॉम वाटर यानी कि दो इमिसिबल लिक्विड यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसके लिए यूज हम करेंगे सेपरेटिंग फनल। और किसके ऊपर बेस्ड है ये, डिफरेंट डेंसिटीज के ऊपर बेस्ड है। पिगमेंट्स फ्रॉम फ्लावर, इसके लिए हम यूज करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी का। पेपर क्रोमेटोग्राफी किसके ऊपर वर्क करती है, यहां पर आपका होता है सैंपल, इसके अंदर होता है पेपर और यहां पर होता है सॉल्वेंट। और जितने भी पिगमेंट्स होते हैं, जितने भी कलर्स होते हैं, उनकी अफिनिटी, उनका लगाव, उनका प्यार अलग अलग होता है सॉल्वेंट और पेपर के साथ में। जिसका प्यार सॉल्वेंट के साथ में ज्यादा होगा वो उतनी दूर तक जाएगा जैसे जैसे हम सॉल्वेंट का लेवल यहां पर बढ़ाएंगे। तो क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी यहां पर हम यूज करेंगे। सिंपल। देखो आपके जो क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा अच्छे से फ्रेम किए हैं इस बार सीबीएसई ने। चैप्टर उतने अच्छे से फ्रेम नहीं किया था ये वाला, पर इसके क्वेश्चन अच्छे से फ्रेम किए जिससे आपको सारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। देन हम यहां पर आगे देखेंगे two miscible liquids A and B are present in a mixture. Boiling point of A is 60 degree Celsius and boiling point of B is
90 डिग्री सेल्सियस। सो जस्ट अ मेथड टू सेपरेट देम। देखो मैंने आपको बताया था अगर दो मिसिबल लिक्विड्स हैं तो यहां पर प्रोसेस यूज होता है कौन सा, डिस्टिलेशन का, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन डिस्टिलेशन की लिमिटेशन मैंने आपको बताई थी, डिस्टिलेशन का प्रोसेस वहीं पर यूज होता है जहां पर टेम्परेचर डिफरेंस एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस का हो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर। और हमने एग्जांपल भी ली थी, एग्जांपल हमने ली थी एसीटोन एंड वाटर की। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता था 56 डिग्री सेल्सियस, वाटर का होता था 100 डिग्री सेल्सियस। सिंपल चीज है। तो यहां पर हमें डायग्राम बनाना है। डिस्टिलेशन का डायग्राम कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये है डिस्टिलेशन का डायग्राम। यहां पर हम सोल्यूशन डाल देते हैं, सोल्यूशन डालते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने डाल दिया एसीटोन और वाटर का, तो यहां पर होगा क्या, एसीटोन और वाटर का मैंने सोल्यूशन डाला है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है अलग है। नीचे से हीट करना शुरू किया, जब मैंने हीट किया तो एसीटोन के वेपर बन जाएंगे 56 डिग्री सेल्सियस पर। 56 डिग्री सेल्सियस पर एसीटोन के वेपर बन गए, पर वाटर के वेपर नहीं बने, तो वाटर इसके अंदर रह जाएगा। एसीटोन के वेपर बन जाएंगे, वेपर बन जाएंगे तो यहां पर लगा हुआ है क्या, कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या है, वेपर को दोबारा से लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट करना। तो यहां पर जैसे ही उसे हम ठंडा करेंगे, वेपर जो है दोबारा से लिक्विड स्टेट में आएंगे, तो एसीटोन को यहां पर हम कलेक्ट कर लेंगे। ये प्रोसेस होती है डिस्टिलेशन की। तो यहां पर काफी सिंपल चीज थी, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस जो है 30 डिग्री सेल्सियस का है। बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। इसी वजह से दोनों मिसिबल लिक्विड के केस में यहां पर जो प्रोसेस यूज होगा दैट इज डिस्टिलेशन। और डायग्राम जो है यहां पर इस तरह का आपको बनाना रहेगा, लेबल भी करना आपको। देन हम यहां पर देखते हैं कंपेयर इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन। इन विच सिचुएशन वुड यू प्रेफर ईच ऑफ दीज ओवर द अदर्स। देखिए, इवेपोरेशन के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। इवेपोरेशन के केस में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास में वाटर है और सॉल्ट है। वाटर इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेट होके वाटर चला गया हवा में। वाटर जब हवा में चला गया तो वहां पर हमें सॉल्वेंट नहीं मिलता। अगर हम इवेपोरेशन करेंगे तो हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ सल्यूट। यानी कि जैसे मेरे पास में सी वाटर है, समुद्र का पानी है, मैंने उसकी नेचुरली इवेपोरेशन कर दी तो पानी उड़ जाएगा। पानी उड़ गया, वो पानी हमारे काम नहीं आएगा, सॉल्वेंट हमारे काम नहीं आएगा, हमारे काम आएगा सल्यूट। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ सल्यूट बचता है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। जब हमें सिर्फ और सिर्फ सल्यूट चाहिए और अच्छे लेवल के क्रिस्टल चाहिए, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस को एनहांस करना है, तब हम यूज करेंगे इवेपोरेशन का। यहां पर सॉल्वेंट जो है वेपोराइज हो जाता है और सिर्फ बचता है सल्यूट। सल्यूट डजंट डिकंपोज ऑन हीटिंग, रिकवरिंग डिसॉल्व्ड सॉलिड्स क्विकली। एग्जांपल है सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। अभी देखिए क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है। क्रिस्टलाइजेशन जो है उसके अंदर दो तरह से चीजें चलती हैं। दोनों ही तरीके मैंने वन शॉट वीडियो के अंदर आपको समझाए थे। एक है इवेपोरेशन की मदद से और दूसरा है सॉल्युबिलिटी की मदद से। यानी क्रिस्टलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर हम कम करते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है वो सॉलिड्स की हो जाती है कम। कम होने की वजह से जो एक्स्ट्रा सल्यूट है वो बाहर निकल आता है और जो एक्स्ट्रा सल्यूट बाहर आ जाता है उसके यहां पर क्रिस्टल बन जाते हैं। और जो आपके क्रिस्टल बाहर आते हैं प्योर सॉलिड वाले, वो काफी ज्यादा प्योर होते हैं। तो अगर हमें प्योर सॉलिड क्रिस्टल चाहिए या फिर हमें दो ऐसे सॉल्ट्स हैं जिन्हें किसी मिक्सचर के अंदर घोल दिया गया है, उन्हें अलग करना है, तो हम यहां पर क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो है यूज कर सकते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हमने क्या किए थे, ऑब्टेन किए थे क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से। और एक चीज मैंने आपको बताई थी, यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेसेस के अंदर जब हमें सॉल्ट के प्योर क्रिस्टल चाहिए होते हैं। और क्यों ऐड करते हैं, ताकि कोई भी अनवांटेड रिएक्शन से यहां पर बचा जा सके। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। देन डिस्टिलेशन प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल ही अलग है। डिस्टिलेशन जो है ये वर्क करती है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, और बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर का डिफरेंस एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जब ये डिफरेंस होगा तब ये प्रोसेस जो है काम करेगी। और ये प्रोसेस काम करती है कब, जब दो मिसिबल लिक्विड होते हैं, दो मिसिबल लिक्विड होते हैं तब। सिंपल एग्जांपल थी वाटर फ्रॉम
एसीटोन मिक्सचर। तो यहां पर आप देख सकते हैं इवेपोरेशन बेस्ट कब है? बेस्ट तब है जब हमें सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट चाहिए, सिर्फ हमें सल्यूट चाहिए। डिस्टिलेशन कब? जब दोनों लिक्विड्स के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है और यहां पर दोनों ही लिक्विड होने चाहिए। क्रिस्टलाइजेशन कब? जब हमें यहां पर प्योर सॉलिड चाहिए और यहां पर सॉल्युबिलिटी की भी हेल्प लेते हैं हम, टेम्परेचर चेंज की भी हेल्प लेते हैं और इवेपोरेशन की भी हेल्प लेते हैं। देन हम यहां पर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ अ कोलॉइडल मिक्सचर, व्हाट वुड हैपन इफ ब्लड बिहेव्ड लाइक अ ट्रू सस्पेंशन इनसाइड द बॉडी? इन अ ब्लड सैंपल आइडेंटिफाई द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम। देखो, ये चीज मैंने आपको कल वाले लेक्चर के अंदर भी समझाई थी। होता क्या है, जो सस्पेंशन होते हैं उसके पार्टिकल साइज होते हैं बड़े, वो बैठ जाते हैं नीचे। अगर हमारे ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो भी नीचे बैठ जाते तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाता और ये जो हमारे जरूरी सेल है, रेड ब्लड सेल है, WBC है, प्लेटलेट्स है, ये बॉडी के बाकी पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाते। तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स कुड नॉट बी ट्रांसपोर्टेड एफिशिएंटली। अगर ब्लड क्लॉइड ना होकर सस्पेंशन होता तो जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, वो बाकी पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाते। हमारी जो सर्कुलेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाती, जो हमारी आर्टरीज है, वेन्स है, वो ब्लॉक हो जाती, लाइफ जो है पॉसिबल यहां पर नहीं होती। इसी वजह से यहां पर ब्लड जो है वो सस्पेंशन नहीं है, वो है कलॉइड। और जो कलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज भी आपको पता है और ये नीचे नहीं बैठते, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। अभी जिस तरह से सोल्यूशन के अंदर सल्यूट और सॉल्वेंट होता है, उसी तरह से जो कलॉइड के अंदर दो चीजें होती है उसको कहते हैं डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम को आप कंपेयर कर सकते हैं सॉल्वेंट के साथ, डिस्पर्स फेज को आप कंपेयर कर सकते हैं सल्यूट के साथ, यानी जिसकी मात्रा ज्यादा होगी दैट इज डिस्पर्शन मीडियम। और यहां पर ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है डिस्पर्शन मीडियम, जो कि होता है लिक्विड, और डिस्पर्स फेज हमारे होते हैं ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जो कि होते हैं सॉलिड। ध्यान में रखना, डिस्पर्शन मीडियम होता है ब्लड के अंदर हमारा प्लाज्मा विच इज लिक्विड। और ब्लड को हम कंपोनेंट्स को सेपरेट कैसे करते हैं? सेपरेट करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से। और जब हम ऐसा करते हैं तो आरबीसी जो है सबसे नीचे हमें देखने को मिलते हैं, डब्ल्यूबीसी देखने को मिलते हैं बीच में, और सबसे ऊपर देखने को मिलता है प्लाज्मा। ये चीज क्लियर? देन हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यू आर गिवन अ मिक्सचर ऑफ सैंड, कॉमन सॉल्ट एंड नेप्थलीन। यानी हमारे पास में क्या है? हमारे पास में है सैंड, हमारे पास में है कॉमन सॉल्ट, हमारे पास में है नेप्थलीन। यहां पर कुछ फिगर्स दे रखी है, हमें बताना है कि कौन से स्टेप्स का यहां पर यूज किया जा रहा है कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। तो सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले नेप्थलीन, इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है सब्लिमेशन की। तो यहां पर ये क्या है? टोटल मिक्सचर है। मिक्सचर को हमने यहां पर हीट किया, जब मिक्सचर को हीट किया तो नेप्थलीन के बन गए वेपर्स। जब नेप्थलीन के वेपर्स बन गए यहां पर, तो नेप्थलीन को हमने सेपरेट कर लिया। नेप्थलीन को सेपरेट करने के बाद में हमारे पास में क्या बचा है? हमारे पास में बचा है NaCl, हमारे पास में बची है सैंड। हमने क्या किया? NaCl और सैंड को डाल दिया वाटर के अंदर। दोनों ही चीजों को क्यों डाला? इस वजह से डाला क्योंकि वाटर के अंदर NaCl जो है डिसॉल्व हो जाता है, पर सैंड डिसॉल्व नहीं होती। तो जब वाटर के अंदर दोनों चीजें डाली तो NaCl जो है वाटर के साथ में डिसॉल्व हो गया। अभी हमने यहां पर क्या की? हमने यहां पर की फिल्ट्रेशन, यानी कि उसे फिल्टर पेपर से पास किया। जब फिल्टर पेपर से पास किया तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ वाटर और NaCl जो है बच जाएगा, और यहां पर फिल्टर पेपर के अंदर ये जो हमारा फिल्ट्रेशन फ्लास्क है इसके अंदर बच जाएगी सैंड। इस तरह से हमने सैंड को भी अलग कर लिया, नेप्थलीन को भी अलग कर लिया। अगर हमें वाटर में से NaCl चाहिए तो यहां पर हम यूज करेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की मदद से वाटर गायब हो जाएगा, हमारे पास में बच जाएगा नमक। तो ये प्रोसेस है। देन हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज डिस्टिलेशन एन इफेक्टिव मेथड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसीटोन? ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 56, सॉरी वाटर का होता है 100
100 डिग्री सेल्सियस, एसीटोन का होता है 56 डिग्री सेल्सियस। आप लिखेंगे क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। सेकेंडली, ये दोनों ही क्या है, मिसिबल लिक्विड है, इसी वजह से यहां पर हम यूज करेंगे डिस्टिलेशन के प्रोसेस का, क्योंकि यहां पर सबसे पहले एसीटोन के वेपर्स हमें मिल जाएंगे। एसीटोन के वेपर्स मिलेंगे, उसकी कंडेंसेशन होगी तो एसीटोन हो जाएगा अलग और पीछे बच जाएगा वाटर। क्वेश्चन के अंदर क्या है, सॉल्युबिलिटी दे रखी है इन ग्राम्स पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। यहां पर अलग अलग सॉल्ट जो है दे रखे है और टेम्परेचर दे रखा है। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जैसे ही टेम्परेचर आपका बढ़ता है सॉल्युबिलिटी जो है बढ़ जाती है, और ये कब होगा, ये तब होगा अगर सॉल्यूट जो है आपका सॉलिड है। जैसे यहां पर सॉल्ट जो है सॉलिड है, तब अगर सॉल्यूट यहां पर गैस होता तो टेम्परेचर बढ़ते ही सॉल्युबिलिटी यहां पर कम हो जाती। आप एक चीज आराम से नोटिस कर सकते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी जो है बढ़ती जा रही है। ठीक है, अभी यहां पर कहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट, उसे हमें बनाना है सैचुरेटेड सोल्यूशन। हमसे पूछा है कि यहां पर पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि सॉल्यूट उसके अंदर कितना होगा, सॉल्युबिलिटी कितनी होगी वाटर के अंदर डालने पर कि वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए 40 डिग्री सेल्सियस पर। सबसे पहले 40 डिग्री सेल्सियस पर उसकी सॉल्युबिलिटी दे रखी है, कितनी है, यहां पर है 62। यहां पर उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, 62 है पर 100 ग्राम। यानी कि अगर हमारे पास में 100 ग्राम वाटर होगा तो उसके अंदर 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डालेंगे तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। अभी हमें सॉल्यूशन बनाना है 50 ग्राम। अगर हमें सॉल्यूशन 50 ग्राम बनाना है तो यहां पर हमारे पास में पोटेशियम नाइट्रेट उसके अंदर होना चाहिए 31 ग्राम, तब जाकर वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। और ये चीज तो वैसे ही क्लियर है कि अगर 100 ग्राम के अंदर 62 है तो 50 के अंदर कितना होना चाहिए, इसका हाफ 31 होना चाहिए। तो यहां पर 31 ग्राम जो है हम ऐड करेंगे ताकि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए एट 40 डिग्री सेल्सियस। देन हम यहां पर नेक्स्ट देखते हैं, अ स्टूडेंट मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब मैक्सिमम सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर। मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। यानी 80 डिग्री सेल्सियस पर पोटेशियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कितनी है, 54 है, एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। यहां पर 25 डिग्री सेल्सियस का डाटा नहीं दे रखा। What would she observe as the solution cools? देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर तो यहां पर 20 डिग्री सेल्सियस का डाटा दे रखा होता तो इसे हम सॉल्व कर लेते, लेकिन यहां पर उन्होंने 25 डिग्री सेल्सियस ले रखा है, यानी कि हमें यहां पर एक्यूरेट न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है। हमें सिर्फ इतना बताना है कि यहां पर टेम्परेचर ड्रॉप होने से सॉल्युबिलिटी जो है वो ड्रॉप होगी। मान लीजिए यहां पर 80 डिग्री सेल्सियस पर सॉल्युबिलिटी है 54 और 20 डिग्री सेल्सियस पर सॉल्युबिलिटी है 35, 30 डिग्री पे है 37.4, तो 25 पे लगभग इसके बीच में कहीं पर होगी। तो यहां पर ये जो डिफरेंस आया है ये एक्स्ट्रा सॉल्यूट जो है सेपरेट हो जाएगा, और ये जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट सेपरेट हो जाएगा कूल होने की वजह से इसके क्रिस्टल्स यहां पर देखने को मिलेंगे। तो यही यहां पर वो ऑब्जर्व करेगी कि पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स बन चुके हैं जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, और यहां पर प्रोसेस फॉलो हो रहा है क्रिस्टलाइजेशन का। देन What is the effect of a change in temperature on the solubility of salts? क्या चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। यही आंसर है पहले का। ऑल्सो कंपेयर द चेंजेस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द 4 गिवन सॉल्ट्स विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर फॉर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। यानी यहां पर मुझे क्या करना है कि कितना चेंज आया है सॉल्युबिलिटी में वो निकालना है। जैसे इसकी सॉल्युबिलिटी थी 21, वो हो गई 167, इसकी सॉल्युबिलिटी थी 36, वो हो गई 37, इसकी सॉल्युबिलिटी थी 35, ये हो गई 54, इसकी सॉल्युबिलिटी थी 24, ये हो गई 66। अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे तो सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी जो है सबसे कम इंक्रीज हुई है, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं ये 36 से 37 हुई है, और पोटेशियम नाइट्रेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो सबसे ज्यादा बढ़ी है, लगभग 8 टाइम्स यहां पर जो है सॉल्युबिलिटी बढ़ चुकी है। अगर आप यहां पर पोटेशियम क्लोराइड के केस में देखेंगे तो जो सॉल्युबिलिटी है लगभग 50% से बड़ी है, यानी हाफ बड़ी है। अमोनियम क्लोराइड के केस में देखेंगे तो यहां पर लगभग 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। तो अगर यहां पर इसका प्रॉपर आंसर देना हो तो आप कहेंगे कि यार मैंने यहां पर चारों को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद में मुझे एक चीज यहां पर रियलाइज हो रही है, ये रियलाइज हो रही है कि यहां पर सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी के अंदर जो चेंज आया है वो आया है
पोटेशियम नाइट्रेट के अंदर, और सबसे ज्यादा कम चेंज आया है किसके अंदर, सोडियम क्लोराइड के अंदर। तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यहां पर आ गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड से ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसके अंदर बढ़ी है, ये बढ़ी है पोटेशियम क्लोराइड के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद में उससे ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ी है अमोनियम क्लोराइड के अंदर, और उससे ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ी है पोटेशियम नाइट्रेट के अंदर। ये चीज ध्यान में रखना, ये इसका हो जाएगा आंसर। मेनली हमें यहां पर इसका करना था कंपैरिजन। अभी हम यहां पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 3 स्टूडेंट्स ए, बी एंड सी आर प्रिपेयरिंग शुगर सोल्यूशन फॉर एन एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट ए ने क्या किया, 20 ग्राम ऑफ शुगर को डिसॉल्व किया 80 ग्राम वाटर में, यानी सॉल्वेंट यहां पर 80 है, टोटल सोल्यूशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। इसने डिसॉल्व किया 20 ग्राम शुगर 100 ग्राम वाटर में, टोटल सोल्यूशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 20 120। स्टूडेंट सी ने डिसॉल्व किया 30 ग्राम ऑफ शुगर इन 80 ग्राम वाटर, टोटल सोल्यूशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। यहां पर कैलकुलेट द मास परसेंटेज कंसंट्रेशन, तीनों की कंसंट्रेशन निकालनी है। शुगर की कैसे निकालेंगे, यहां पर आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, यहां पर आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, एंड थर्ड केस के अंदर आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100। इस तरह से तीनों की मास परसेंटेज आ जाएगी। हुज सोल्यूशन इज द मोस्ट कंसंट्रेटेड, एक्सप्लेन व्हाई। देखो, जिसकी भी परसेंटेज यहां पर ज्यादा आएगी सॉल्व करने के बाद में, उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है ज्यादा होगी। कंसंट्रेशन ज्यादा का होने का मतलब कि उसके अंदर जो टोटल सॉल्वेंट है उसके मुकाबले सल्यूट की मात्रा जो है काफी ज्यादा है। तो यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे स्टूडेंट ए की जो परसेंटेज है दैट इज 20%, स्टूडेंट बी की परसेंटेज है 16.67, स्टूडेंट सी की परसेंटेज है कंसंट्रेशन की 27.27, दैट मींस स्टूडेंट सी हैज द मोस्ट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, same amount of water as A but 10 gram more sugar dissolved, giving the highest ratio of solute to the solution. Very important and very simple question. Then हम यहां पर चलेंगे फाइनल क्वेश्चन की तरफ। फाइनल क्वेश्चन हमारा यहां पर क्या कहता है, आइडेंटिफाई द सेपरेशन टेक्निक मार्क्ड एज एस। तो देखो यहां पर ये प्रोसेस किसका है, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, ये प्रोसेस है डिस्टिलेशन का। डिस्टिलेशन के अंदर जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं जो आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं, जिनके बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, यहां पर डाला जाता है, उनके वेपर्स बनते हैं, उनकी कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन होने के बाद में यहां पर उसे कलेक्ट कर लिया जाता है। अभी आप यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इसे आपको लेबल करना है। तो यहां पर ये क्या है, कंडेंसर है। यहां पर आप देखेंगे तो ये आपका कलेक्टिंग बीकर है और ये आपका फ्लास्क है, जिसे आप डिस्टिलेशन फ्लास्क भी कह सकते हैं, जिसके अंदर हम मिक्सचर डालते हैं। अभी विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक आइडेंटिफाइड अबव, यूज द डाटा गिवन इन टेबल। हमें यहां पर बॉइलिंग पॉइंट जो है दे रखा है अलग अलग का, हमसे पूछा है कि यहां पर इस प्रोसेस की मदद से हम कौन से ऐसे मिक्सचर है जिन्हें सेपरेट कर सकते हैं। बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि दोनों होने चाहिए लिक्विड, दोनों होने चाहिए मिसिबल यानी आपस में डिसॉल्व, और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। जैसे अगर मैं यहां पर वाटर की बात करूं तो इसका है 100, एसीटोन का है 56, तो यहां पर डिस्टिलेशन की मदद से ये बात हमारी बन जाएगी। देन हमारे पास में है वाटर एंड सॉल्ट। तो वाटर एंड सॉल्ट जो है यहां पर इसके सोल्यूशन को भी हम अलग निकाल सकते हैं। देन हमारे पास में है एसीटोन एंड अल्कोहल। अल्कोहल का है 78 डिग्री सेल्सियस। वाटर एंड सॉल्ट का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर इवेपोरेशन होती है, तो यहां पर भी सेम चीज है कि जब वाटर और सॉल्ट का सोल्यूशन लेंगे तो वाटर के वेपर्स बन जाएंगे। हालांकि डिस्टिलेशन प्रोसेस के यूज हमें नहीं करना पड़ता है, नॉर्मल इवेपोरेशन से भी काम हो जाता है, पर अगर डिस्टिलेशन यूज करेंगे तो भी हम वाटर एंड सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं। एसीटोन एंड अल्कोहल, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 78 और यहां पर यह है 56। दोनों का डिफरेंस कितना है, तो दोनों का डिफरेंस 25 से कम है, तो यहां पर ये सेपरेट नहीं होगा। देन हमारे पास में है अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। अल्कोहल का है 78, क्लोरोफॉर्म का है 61, तो यहां पर ये भी सेपरेट नहीं होगा।
एल्कोहल एंड बेंजीन, इनके बॉइलिंग पॉइंट का भी जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 25 से काफी कम है, तो यहां पर ये भी सेपरेट नहीं होगा। सिंपल चीज, ये चीज आपको यहां पर क्लियर हो गई। देन हमारे पास में एक बच गया सैंड एंड सॉल्ट। सैंड एंड सॉल्ट, देखो जो सैंड एंड सॉल्ट होती है उसके लिए हमें डिस्टिलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि अगर हम इसको सेपरेट करना चाहें डिस्टिलेशन से तो कैसे करेंगे, पहले हमें सैंड अलग करनी पड़ेगी। तो यहां पर ऑप्शन डी इसका आंसर नहीं होगा। सिर्फ वाटर एंड सॉल्ट एंड वाटर एंड एसीटोन है जिसे हम डिस्टिलेशन की प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। सैंड और सॉल्ट को अगर हमें सेपरेट करना है तो हमें फिल्ट्रेशन करनी होगी पहले, क्योंकि पानी के अंदर सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है, सैंड जो है डिसॉल्व नहीं होती। फिल्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद में सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर बच जाएगा। सॉल्ट और वाटर को अलग करने के लिए हम इवेपोरेशन भी यूज कर सकते हैं, डिस्टिलेशन भी यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे बैक एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन। मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। अगर किसी भी चीज के अंदर कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछ लेना, बता देना। ओके।